अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत मज़े में होंगे। मैं भी बहुत मज़े में हूँ। आज मैंने सोचा कि बात की जाए बच्चों के बारे में। तो मतलब मुझे जितना एक्सपीरियंस है, जितना मैंने सीखा है या अपने बड़ों से पता चला है मुझे, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगी। होपफुली किसी के कोई काम आ जाए। तो हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ कि जब सोहा पैदा हुई थी, सोहा को था साइनस का प्रॉब्लम बाय बर्थ। मतलब मेरे हस्बैंड को भी है, समीर को भी है, तो इसको शायद बाय जीन्स बाय डिफ़ॉल्ट इसको मिल गया ये कि इसको भी साइनस का प्रॉब्लम है। इसके भी लेफ़्ट नॉस्ट्रिल का प्रॉब्लम है, समीर के भी लेफ़्ट नॉस्ट्रिल का प्रॉब्लम है। तो जब ये पैदा हुई थी, डॉक्टर ने एक ड्रॉपर दिया था इसको डालने के लिए। 1-2 महीना मैंने डाला था। जब ये पैदा हुई मैं नहीं गई थी, अम्मी ने मुझे बोला था हमारी चाइल्डहुड, मतलब जिनको मेरी अम्मी जब प्रेग्नेंट थी, हमें अम्मी ने जिनको दिखाया था चाइल्ड स्पेशलिस्ट, अम्मी ने बोला कि सोहा को भी तुम उसी को दिखाना ना वैक्सीनेशन वगैरह के लिए, और बाकी आगे जो भी तुम्हें जब भी दिखाना हो तो। क्योंकि अम्मी को काफ़ी वो रिलायबल लगती थी, वो काफ़ी मेडिसिन वगैरह नहीं देती थी। तो जब तक ये महीना 1.5 महीना की नहीं हुई थी तो इसकी वैक्सीनेशन की बारी आ गई थी। तो हम गए थे, तो फिर मैंने उनको बताया, तो उन्होंने बोला कि कब तक तुम ये ड्रॉपर डालोगी ना, ये कोई हल तो नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि कॉटन बड में सरसों का तेल डिप करके लगाओ। मैंने वो लगाया, इसको काफ़ी फ़ायदा हुआ। फिर ये जब थोड़ी बड़ी हो गई तो उन्होंने बोला कि अब तुम कॉटन बड से नहीं डालो, अब तुम बड़ी हो गई है ना ये, क्योंकि कॉटन बड से भी इसको एलर्जी हो सकती है, क्योंकि इसको साइनस का प्रॉब्लम है। तो तुम अब ड्रॉपर बना लो और एक ड्रॉपर में सरसों का तेल डाल लो। उन्होंने तो खैर बोला था कि सरसों, ओलिव, कोई सा भी जो भी तेल तुम्हें डालना है डालो, पर मेरी अम्मी ने बोला, अम्माएँ, तो मेरी अम्मा ने बोला कि सरसों का तेल अच्छा होता है, इसलिए अम्मा इन चीज़ों में काम आ जाती हैं आप, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होती हैं, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकती हैं। फिर अम्मी ने मेरी बताया कि तुम पीली सरसों का तेल डालो। सरसों भी 2 किस्म की आती है, मुझे नहीं पता था। मैंने बोला पीली सरसों का तेल डालो, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो फिर मैंने मंगाया, वो डालना शुरू करा। अल्हम्दुलिल्लाह इसको काफ़ी फ़ायदा हुआ। वरना स्टार्टिंग में मेरी बच्ची को सोने में इतनी प्रॉब्लम होती थी, उसकी नाक इतनी बंद होती थी, रात रात भर वो सो नहीं पाती थी, और नाक बंद होने की वजह से बच्चा रो के फिर उठता है। और 1-2 दफ़ा तो इसने उल्टियाँ भी काफ़ी करी हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि जाहिर सी सांस नहीं आता था, तो जो दूध पिलाया हुआ होता था वो सारा दूध निकल के बाहर और उल्टी हो जाती थी इसको। एक चीज़ तो ये। सेकेंड चीज़ ये है कि डॉक्टर ने मुझे सख्ती से मना करा था कि कोई भी पाउडर, कोई भी फ्रेग्रेंस, कोई भी खुशबू वाली चीज़ इसके पास लगा के नहीं आना है, खुद भी नहीं लगाना है, ना इस बच्ची को लगाना है। तो मैंने सोहा को कभी भी पाउडर नहीं लगाया। इनफैक्ट एक दफ़ा मैं डॉक्टर के यहाँ इसको जब चेकअप के लिए गई थी, इसकी वही जो मंथली आपकी रेगुलर वैक्सीन होती है उसके लिए गई थी, तो डॉक्टर ने इसके सीने पे ऐसे हाथ फेर के चेक, मैंने कहा चलो जा रहे हैं बाहर तो ना पाउडर लगा देती हूँ, थोड़ा सा क्या पता चलेगा। पर डॉक्टर ने ऐसे हाथ फेर के ना इसके चेक किया कि पाउडर लगा हुआ है कि नहीं, और उन्होंने मुझे उसी वक्त डांट दिया कि मैं तुम्हें मना किया था ना कि कोई भी पाउडर और खुशबू वाली चीज़ इसके पास लगा के भी नहीं आना, ना इसको लगाना है, क्योंकि इसको साइनस का प्रॉब्लम है। तो बस फिर मैंने, अम्मी ने भी मुझे बोला कि भाई जब मना किया है सख्ती से तुम सुन लो। फिर मैंने भी उसके बाद से इसको नहीं लगाया, मैं नहीं लगाती ना इसको लगाती हूँ। इनफैक्ट मैंने खुद भी लगाना छोड़ दिया, कोई भी परफ्यूम, पाउडर कुछ नहीं लगाती मैं फ्रेगरेंस के लिए। क्या करें, बच्चे की खातिर करना पड़ता है। तो ये बताने का रीज़न ये था कि एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपको एक अच्छा चाइल्ड स्पेशलिस्ट मिल जाए जो आपको बच्चों को दवाओं से दूर रखे, क्योंकि दवाओं से बच्चे जो आदी हो जाते हैं ना, फिर वो एक तो कभी भी अंदर से उनका इम्यून स्ट्रांग नहीं होता, और वो फिज़िकली भी स्ट्रांग नहीं हो पाते डेवलप ना वक्त के साथ साथ। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक ऐसा चाइल्ड स्पेशलिस्ट ढूंढें बेटा, हाँ ऐसा ढूंढें चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो कि बच्चों को कम से कम दवाएं दे और आपको होम रेमेडीज़ बताकर, जो कि आपकी अम्माएं भी बताती हैं पर आप नहीं सुनते, पर जब डॉक्टर बताते हैं तो आप सुनते हैं। एक सेकेंड। मेरी अम्मी ने भी बोला, मुझे डॉक्टर ने भी बोला, मैंने दोनों की सुनी, और अल्हम्दुलिल्लाह सोहा को अब बहुत फ़ायदा है तेल डालने से। पहले इसको इतनी छींकें आती थी सुबह उठते ही, समीर की तरह, मतलब मेरे हस्बैंड की तरह भी छू 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 छू, जब तक 10-12 छींकें ना मार लेना इसकी दिन की सुबह नहीं होती थी। पर अब अल्हम्दुलिल्लाह इसको छींकें नहीं आती, और स्टार्टिंग में जैसे इसकी नाक बंद होती थी वो भी नहीं होता। तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि कम से कम
कम से कम बच्चों पे दवाएं आजमाएं, क्योंकि दवाएं कुछ नहीं करती, बच्चे को अंदर से कमज़ोर कर देती हैं। घरेलू टोटके अपनाएं, आजमूदा घरेलू टोटके जो आपकी अम्माएं दादियां करती थी, वही रिलायबल होते हैं क्योंकि वो आजमूदा होते हैं। ठीक है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब बच्चा ग्रोइंग एज में होता है उसकी ग़िज़ा 6 मंथ से स्टार्ट कर देते हैं ना बच्चों को देना खाना। पर मेरी भाभी यानी मेरे भाई की वाइफ ने बताया था कि उनकी दादी जब ये लोग छोटे हुआ करते थे, मेरी भाभी लोग, उनको वो देसी घी में दूध मिलाकर रात में सोने से पहले पिलाया करती थी। जैसे छोटा बच्चा है ना, महीना 2 महीने का ही, एक चम्मच पिला दिया देसी घी और दूध मिलाकर ना, 1 चम्मच पिला दिया, 2 चम्मच पिला दिया। जैसे आपको हर माँ को पता होता है कि उसके बच्चे की कितनी कैपेसिटी है खाने की या पीने की, तो उसके हिसाब से आप पिला दो। तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो पिलाओ, उससे होता है कि बच्चे का पेट ख़राब नहीं होता, क्योंकि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो रोटी नहीं खा रहे होते, इस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो इस वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, बच्चों की सेहत अच्छी होगी। जब सोहा को मैंने खाना स्टार्ट करवाया था, मतलब मैंने क्या, मेरी अम्मी ने इसको सूजी दी थी, और आज तक मैं इसको सूजी देती हूँ। मेरी अम्मी ने बोला है कि 3-4 साल तक, जब तक ये 3-4 साल की नहीं हो जाती, इसको सूजी देना। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि मेरी अम्मी ने बोला है कि जब तक ये 3-4 साल की नहीं हो जाती, इसको सूजी लाजमी देना। तो सूजी फुलफिलिंग होती है और हड्डियाँ भी स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो सूजी देना स्टार्ट की थी। उसके बाद मेरी खाला आई थी, तो मेरी खाला ने बताया, वो कनाडा में रहती हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि वहाँ पे वो उनके यहाँ ये होता है कि नर्सेज आती हैं, बच्चे को 4-5 साल तक नर्सेज आती हैं ना हॉस्पिटल की तरफ से, बच्चे के लिए उनका फीड, उनका प्लान सब स्केजुलाइज वो करके जाती हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि वहाँ पे बच्चों को हर चीज़ की ना प्यूरी बना के देते हैं, मतलब पेस्ट बना के देते हैं। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि जैसे अगर सेरेलैक दो तो उसमें तुम कोई भी सब्ज़ी, जो भी सब्ज़ी सीज़न में जो भी सब्ज़ी चल रही है उसकी, मतलब उसको बॉईल करो, उसको पीसो और उसमें मिला के दे दो सेरेलैक में। अब सेरेलैक में व्हीट भी आता है, राइस भी आता है, तो आपकी मर्ज़ी, आप बच्चे को क्या खिला रहे हैं। मैंने इसको राइस कम खिलाया था क्योंकि अम्मी ने बोला था साइनस है तो चावल कम खिलाओ। मैंने इसको वो भी नहीं दिया था, वो वाइट क्या था, साबुदाना, हाँ साबुदाना भी नहीं दिया था। अम्मी ने मुझे बोला था कि साबुदाना भी नहीं देना, इसको ठंडा होता है, तो मैंने इसको साबुदाना भी नहीं खिलाया। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने बड़ों से डिस्कस करो, उनसे पूछो, वो आपको ज़्यादा अच्छा मशवरा देंगे जो आपके घर के बड़े होते हैं। तो मैंने इसको साबुदाना नहीं दिया, मैंने इसको राइस नहीं दिया, मैंने इसको ज़्यादातर व्हीट का दिया था जब भी मैंने इसको दिया था। और साथ में जैसे लौकी हो गई, टिंडे हो गए, भिंडी हो गई, अरवी हो गई, चुकंदर हो गई, मतलब हर सब्ज़ी मैंने इसको उबाल के पीस के खिलाई है। 1 सेकेंड। तो बच्चा जब 6 महीने का हो जाए तो आप जब उसको सेरेलैक दो, तो सेरेलैक के साथ साथ आप ये भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू। मैं सिर्फ सजेशन दे रही हूँ, मैं नहीं कह रही कि आपको करना ही है। मैंने किया है इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप भी कर सकते हो। आप बाकी अपने घर वालों से पूछो, डॉक्टर से पूछो, आप माँ हो, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा आपके बच्चे के लिए क्या अच्छा है। ठीक है, तो मैंने इसको साबुदाना नहीं दिया, इसको मैंने चावल नहीं दिया, मैंने इसको सूजी से स्टार्ट करवाया था, फिर सेरेलैक मैंने इसको दिया। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आजकल की लड़कियां जो है वो अपना फीड नहीं देती, जिसकी वजह से बच्चे बहुत बीमार पड़ते हैं, उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। मुझे डॉक्टर ने, जैसे मैं स्टार्टिंग में होता था कि बाहर कहीं जाना हो तो मैं बोलती थी कि ये बिल्कुल फीडर नहीं पीती, तो मुझे फीडर, इसको मैं कैसे आदत डलवाऊँ, कहीं हर जगह तो फीड नहीं करा सकते ना अपना। तो मुझे डॉक्टर ने आगे से सुना दिया था कि आपके लिए बाहर जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने बच्चे को फीड कराना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फीड कराना इंपॉर्टेंट है तो आप बाहर जाना छोड़ दें। तो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में ही, मतलब मेरी जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थी, उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में ही मना कर दिया था कि मैं आपको दूध लिख के नहीं दूंगी, और उन्होंने मुझे नहीं लिख के दिया था दूध इसके लिए। पर मैंने फिर भी इसको स्टार्टिंग में, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, 1-1.5 महीना मैंने इसको दूध पिलाया था, क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ था अनफॉर्चुनेटली। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी बैठ के दूध पिलाने में, और करवट लेने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो स्टार्टिंग के 1-1.5 महीना इसने फीडर से पिया, पर उसके बाद इसने खुद ही ऑटोमेटिकली छोड़ दिया।
और ये कम्प्लीटली मेरे फीट पर थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कहूँगी कि आप लोग भी कोशिश करो लड़कियों, थोड़ा, आई नो इट्स टफ, इट्स क्वाइट टफ, इट्स वेरी टफ, पर आपको बच्चे की खातिर करना पड़ेगा। थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं, काफ़ी दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि फीड कराना अपना जो है वो बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद आ जाते हैं हम टाइमिंग पे बच्चे की। बच्चे के लिए खाने की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रूटीन, हर चीज़ का रूटीन, सोने का रूटीन स्टार्टिंग में नहीं बनेगा, बट आफ्टर 6 मंथ्स उसका रूटीन बनना चाहिए। ये माँ का काम होता है बनाना, तो आपको बनाना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ थोड़ी सी ऊपर नीचे करनी पड़ेगी बच्चे के हिसाब से, तो ही बच्चे का रूटीन बनेगा। टाइम से खाना देना उसको, ये नहीं कि कुछ भी अनाप शनाप दे दिया। मैंने इसको कभी चिप्स, बिस्किट, जूसेस वगैरह नहीं दिए, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होगा, देखो जब आपका बच्चा बड़ा होगा, स्कूल जाने लगेगा, वो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें लेगा, तो उस चीज़ की आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका बच्चा लेगा, चाहे आप चाहो या ना चाहो। पर जब तक आपके कंट्रोल में है तब तक तो आप अपने बच्चे को रोक सकते हो ना। मतलब जब तक वो स्कूल नहीं जा रहा है, इतना बड़ा नहीं हो रहा कि वो चीज़ें खुद ख़रीद के खा सकता है, तब तक आप उसको अच्छा खाना खिलाओ, घर का खाना खिलाओ। और मेरी अम्मी कहती हैं कि फ़रा देखो, 3 से 4 साल बच्चे की एज होती है जिसमें आप खिलाई पिलाई कर लो। उसके बाद बच्चा खाए नहीं खाए, वही डेवलपिंग वाली एज होती है बच्चे की, जिसमें वो बच्चा डेवलप हो रहा होता है। और इनफैक्ट साइंस भी कहती है कि जो स्टार्टिंग के 1000 डेज होते हैं, वो बच्चे की दिमागी तौर पे और अंदरूनी यानी कि फिज़िकली तौर पे बेस्ट पीरियड्स होते हैं। उसी टाइम पे वो जो 1000 स्टार्टिंग के डेज होते हैं, उसमें बच्चा ग्रो करता है 80%। बाकी के 20% जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी लगाता है ग्रो करने के लिए। तो अब आप सोच लो कि अगर साइंस भी कह रही है और आपकी अम्मा अब्बा भी कहेंगे, ख़ास तौर पे अम्माएँ, तो कुछ तो बात होगी ना इसमें। तो सुने उस चीज़ को, समझें उस चीज़ को, और कोशिश करें कि बच्चों को अनहेल्दी फूड ना दें, घर का खाना दें, घर में पका के दें। थोड़ी एफर्ट लगेगी, पर आपका बच्चा हेल्दी रहेगा, कम बीमार पड़ेगा, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा खाएगा तो अच्छा होगा अंदर से। तो रूटीन बनाने को मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब रूटीन बन जाएगा ना बच्चे का, तो बच्चा उसी हिसाब से खुद मांगेगा, वो आपको पता चल जाएगा। जब आप रूटीन बना दोगे ना, तो फिर आपको पीछे लेके नहीं भागना पड़ेगा। वो बच्चा खुद ही रो के आपके पास आएगा, आपको बोलेगा कि मुझे खिला दो, मुझे सुला दो। लिटरली पहले ये होता था कि मुझे सोहा के पीछे भागना पड़ता था, पर अगर टाइम ऊपर हो जाता है तो वो खुद रोने लगती है। मतलब फिर मैं टाइम चेक करती हूँ, अगर मैं भूल जाऊँ, ऑब्वियसली मैं भी इंसान हूँ, कोई अम्मा परफेक्ट नहीं होती, वो भी गलतियाँ करती है और अपनी गलतियों से ही सीखती है। मैंने भी अपनी स्टार्टिंग में बहुत सारी गलतियाँ की और उनसे सीखा। तो मैं जब भूल जाती थी तो मैं देखती थी, ओ शिट, इसका टाइम हो गया, मुझे इसको खाना देना है। तो उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आ जाती है बात बच्चों की एक्टिविटीज़ की, मेंटल और फिज़िकल ग्रोथ की। अब उसके लिए आपको ख़ुद को बहुत एक्टिव होना होगा। अमूमन अम्माएँ बात नहीं करती। इवन मैं अभी जब समीर के फ्रेंड्स के सर्कल में गई थी, मतलब जो उसकी फ्रेंड्स की वाइफ थी, उनसे मिली थी, उन सबके बच्चे थे, तो वो मुझे यही बोले थे, यार तुम इतना बात करती हो अपनी बच्ची से, हम तो बात ही नहीं कर सकते इतना। तो देखिए, अगर आप बात नहीं करोगे, आजकल का ज़माना बहुत टफ़ है, बहुत ही ज़्यादा टफ़ है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो बच्चों को आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। उसके लिए आपको उनकी मेंटल ग्रोथ का ख्याल रखना पड़ेगा। तो आपको उनके साथ इंटरेक्टिव होना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो 1000 डेज़ होते हैं बच्चे के, वो उसके बिल्डिंग के, ग्रोथ के 80% उसमें ग्रो हो रहा होता है बच्चा। तो अब ये कि आजकल बच्चे, मेरी बच्ची भी फ़ोन देखती है, ऐसा नहीं है फ़ोन नहीं देखती, पर मैंने वो चीज़ को कैसे कम रखा है। मैं जब भी अम्मी के यहाँ जाती हूँ, अमूमन ज़्यादा वहाँ देखती हूँ कि वहाँ पे टीवी पे पापा वो देख रहे होते हैं पीएफ फाइल्स या CID, तो वहाँ पे ये फ़ोन यूज़ करते हैं। कहीं बाहर हम जाते हैं, जैसे अभी हम रेस्टोरेंट गए थे, तो वहाँ पे इसको संभालने के लिए फ़ोन दे दिया था। पर घर के अंदर आपको कॉन्स्टेंटली क्या करेंगे बच्चे के साथ, हर वक्त तो नहीं खेल सकते ना बैठ के। तो इसलिए मेरे घर में कॉन्स्टेंट हर वक्त कोकोमेलन चल रहा होता है, चुच्चू TV चल रहा होता है, मतलब बच्चों के चैनल्स जिसमें लर्निंग पोएम्स हो गई, लर्निंग राइम्स हो गई, स्टोरीज़ हो गई,
ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जो बच्चा सीख सके। अब माशाल्लाह से इसको काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, वो मैं करवा के नहीं दिखाऊंगी, जैसे बंदर नहीं है वो, जैसे लोग बोलते हैं चलो बेटा ये करके दिखाओ शाबाश, ऐसा मैं कुछ नहीं करवा के दिखाऊंगी। पर अल्हम्दुलिल्लाह इसको काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं करना, काफ़ी सारी राइम्स ये सीख चुकी है। तो कुछ एफर्ट्स आपको डालनी पड़ेंगी, कुछ आपको बच्चे को खुद सीखने के लिए छोड़ना पड़ेगा। हर वक्त तो आप नहीं लगे हो सकते, ये बात मैं भी समझती हूँ। कुछ लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रहते होंगे तो उनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं कुछ, तो हर वक्त बच्चे के साथ नहीं लगा जाता। जॉइंट फैमिली में एक प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको काफ़ी सारे लोग मिल जाते हैं संभालने के लिए बच्चे को, दादा दादी फुप्पो चाचू ये सब होते हैं तो सब मिलके संभाल लेते हैं। पर जब आप अकेले होते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप बच्चे को ऐसी प्रोडक्टिव चीज़ें लगा के दे दो टीवी पे जो वो देखे और सीखे, उसका अच्छा टाइम पास भी हो जाए। बाकी ये कि आप बिल्डिंग ब्लॉक्स लेकर आओ, आप पजल्स लेकर आओ, आप बुक लेकर आओ। बच्चों की बुक्स होती हैं छोटी छोटी, इसने भी अभी पता नहीं कहाँ फेंक दी, इसकी अल्फ़ाबेट्स की बुक थी एक, काफ़ी थिक सी गत्ते की, बहुत मोटे वाली गत्ते की थी, ताकि अगर ये मुंह में चबाए भी तो वो चबे ना। तो ये कि उसमें आप इसको अल्फ़ाबेट सिखाओ बच्चों को। तो ये प्रोडक्टिव गेम्स आप उसके साथ खेलते रहो ताकि बच्चा आपका मेंटली ग्रो करे, आहिस्ता आहिस्ता करेगा, बट ये कि उसका माइंड शार्प होना शुरू हो जाएगा, वो क्लेवर होना शुरू हो जाएगा मेंटली। तो आपको बात करनी पड़ेगी, चाहे आपको बात करने का शौक़ हो या ना हो। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा जल्दी जल्दी अच्छा सब कुछ सीख ले और आपको प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर, क्योंकि अमूमन क्या होता है आप बचपन से बच्चे की ग्रोथ में, मेंटल ग्रोथ में कुछ एफर्ट नहीं डालते, और जब स्कूलिंग का टाइम आता है तो आप बच्चों के पीछे डंडा लेके पड़ जाते हो कि पढ़ो, ये करो, सख्ती, इतनी सख्ती। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कुछ फैमिलीज़ में जो बच्चों को स्टार्टिंग से उतनी एफर्ट्स नहीं डालते। बट हाँ बाबू, हाँ छोले, थैंक यू, हाँ एक सेकेंड। तो जब आप उनको बचपन से ही इतनी छोटी एज से आप करोगे तो शी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग ना, शी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आपको कुछ समझ में आया हो, अगर आया हो तो आप भी फॉलो कीजिएगा, बाकी नहीं आया हो तो आई होप हर किसी की अपनी अपनी थिंकिंग होती है और अपनी अपनी प्लानिंग होती है। तो हर बच्चे को और हर बच्चे की नीड भी अपनी अपनी होती है, ज़रूरी नहीं है जैसे सोहा की नीड है वैसे ही हर दूसरे बच्चे की नीड हो। तो अपने बच्चे की नीड को समझें, पर उसको हेल्दी खिलाएं, उसके दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाएं और उसको फिज़िकली एक्टिव रखें, फ़ोन्स और गैजेट से दूर रखें। अगर बच्चे को राइम्स दिखानी है तो टीवी पे लगा के दे दें, सोहा भी देखती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड माई वीडियोज़। और प्लीज़ जो लोग देखते हो सब्सक्राइब तो कर दो भाई, सब्सक्राइब तो कर दो यार, देखते हो पर करते नहीं हो सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लव यू, अल्लाह हाफिज़।